डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 9। वर्चस्व अभी भी चुप नहीं हुआ था। वह आगे कहता जा रहा था, और तुम्हें मालूम है इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि वाधवा इंडस्ट्रीज उस लड़के के नाम हो जाएगी जिस लड़के से उसकी शादी होगी। और तुम्हें मालूम है ना वाधवा इंडस्ट्रीज कितनी बड़ी इंडस्ट्रीज है? हाँ, तुम्हें तो मालूम है ही। आफ्टर ऑल उसे बर्बाद करने में तुमने थोड़ी ना कोई कसर छोड़ी है। इसके साथ ही उसने हौले से पलट कर अखन को देखा और दूसरे ही पल उसे महसूस हुआ जैसे वह खुद भी कांप उठा है। अखन का चेहरा इस वक्त इतना ज्यादा लाल था जैसे मानो उसके चेहरे पर किसी ने मिर्ची छिड़क दिया। उसकी आंखें बेइंतहा लाल थी। वह इस पर किसी खौफ से गुजर रहा था। सिर्फ वह जानता था उसे अंदर ही अंदर एक अजीब सा खौफ सता रहा था। दूसरी ही पल उसने अजीब सी आवाज में कहा, छोटी गिलहरी शादी कैसे कर सकती है? उसकी शादी तो मुझसे हुई है। वो मेरी पत्नी है। ये झूठ है ना वर्चस्व। वर्चस्व एक पल के लिए उसका चेहरा देख कर रह गया। उसकी आवाज को बेबसी को महसूस कर दूसरे ही पल वर्चस्व ने उसके कंधे को पकड़ा और अपनी तरफ करते हुए उसकी आंखों में देखकर कहा, एग्जैक्टली वो तुम्हारी पत्नी है। इसीलिए कह रहा हूँ इन सब को रोक दो। और हाँ, मैं जो कह रहा हूँ वो झूठ नहीं है। मिस्टर अग्रवाल ने सच में भाभी सा की शादी के लिए लड़का देखना शुरू कर दिया है। वो उनकी शादी कराना चाहते हैं। अखन ने इस बार हल्के गुस्से से कहा, ऐसे कैसे? वो उसकी शादी कराना चाहते हैं? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा क्योंकि वो सिर्फ मेरी है। इसके साथ ही वो उठा और केबिन से बाहर निकल गया। वही वर्चस्व उसे जाता हुआ देख बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। मिस्टर अखन प्रताप सिंह, इश्क का रोग बहुत बुरा होता है और तुम इस रोग से मुब्तला हो गए हो। इसके साथ ही वो भी उठा और चला गया। रात के वक्त कृतिका अलका जी और कियारा के साथ बैठी हुई थी। तभी अलका जी ने कियारा को देख कहा, कियारा कल करवा चौथ है, इसीलिए कल आप सुबह ही पंडित जी को बुला दीजिएगा, हमें उनसे बात करनी है। ये सुन कियारा ने जवाब दिया, ठीक है माँ सा, मैं पंडित जी को बुला दूंगी। इसके जवाब में वो मुस्कुरा दी। तभी कियारा के दिमाग में कुछ आया और उसने कहा, माँ सा, ये करवा चौथ का व्रत कौन कौन कर सकता है? ये सुन उन्होंने मुस्कुरा कर जवाब दिया, वैसे तो इसे मैरिड और अनमैरिड दोनों करते हैं, लेकिन ज्यादातर मैरिड अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती है। और कहा जाता है जो करवा चौथ के दिन कुंवारी व्रत में अपने प्यार को उसके लिए व्रत करके मानती है उसे उसका प्यार मिलता है। ये सुनते ही कियारा की आंखों में चमक आ गई। उसने दूसरे ही पल कहा, क्या सच में? हाँ, उन्होंने कहा तो कियारा खुश हो गई। तभी अलका जी ने कृतिका को देखा और कहा, कृतिकल बहुत सारे मेहमान आएंगे, इसलिए आपको भी कुछ तैयारियां करनी होगी। कृतिका ने हाँ में गर्दन हिलाए और कहा, हमें क्या करना होगा मौसी जी? ये सुनते ही अलका जी ने कहा, कल आपको कियारा के साथ मार्केट जाकर पूजा के लिए कुछ चीजें लानी होगी, क्योंकि मैं नौकर से मंगा तो लेती लेकिन वह सारी चीजें नहीं ला पाएंगे ना, इसलिए आप और कियारा चले जाइएगा। कृतिका ने हाँ में जवाब दिया और फिर कुछ देर के बाद सभी ने साथ में डिनर किया और अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। वही राजपूताना पैलेस में सभी साथ में डाइनिंग में बैठे डिनर कर रहे थे कि तभी दादीसा ने परेशानी से दादासा को देखा और कहा, विक्रांत के पिताजी अमिताभ भाई साहब ने हमारा न्योता ठुकरा दिया है। वो और उनका परिवार कल करवा चौथ के दिन यहाँ हमारे साथ शामिल नहीं रहेंगे। ये सुनते ही दादासा ने हल्के गुस्से से अखन को देख कहा, वो हमारा न्योता ठुकराएंगे नहीं तो और क्या करेंगे? हाँ, आखिर कौन सा इंसान होगा जो अपनी नातिन के उस ससुराल में अपने कदम रखना पसंद करेगा जहाँ उसे सिर्फ दर्द और जिल्लत ही नसीब हो? कहते हुए उनका इशारा सिर्फ अखन की तरफ था जिसे अखन समझता था, लेकिन वो कुछ कह नहीं रहा था। तभी दादीसा ने आहान को देख कहा, आहान, हमने शालिनी से बात की है अहिरा और आपके रिश्ते के बारे में, लेकिन अहिरा की पढ़ाई तक वो कुछ नहीं कहना चाहते हैं। अहिरा के नाम का जिक्र सुनते ही आहान जो चुपचाप डिनर कर रहा था उसके हाथ अपनी जगह पर रुक गए और दूसरे ही पल उसके दादीसा को देखा। तब दादीसा ने कहा, और इस साल बिजनेस में कुछ काम होने की वजह से करवा चौथ में शालिनी और अनिल भी यहाँ नहीं आ रहे हैं। कहते हुए वो डिनर करने लगी कि तभी आहान की आवाज उनके कानों में पड़ी, दादीसा, आप अहिरा से मेरी शादी की बात ना करें, मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। ये सुनते ही दादीसा, दादासा, अखन सभी आहान का चेहरा देखने लगे। दादीसा ने दूसरे ही पल कहा, ये आप क्या कह रहे हैं आहान? आप जानते हैं ना बचपन से अहिरा ने सिर्फ आपसे प्यार किया है, वो सिर्फ आपको चाहती है। ये सुनते ही आहान ने कहा, हाँ दादीसा, मैं जानता हूँ उसने मुझसे बचपन से प्यार किया है, लेकिन मैंने नहीं किया ना।
इसलिए मैं उसके साथ जिंदगी बिताने को तैयार नहीं हूँ। कहकर वो खड़ा हुआ और वहां से चला गया। सब बस उसे जाता हुआ देखते रह गए। वही अखंड इस बार अपनी जगह से खड़ा हुआ और आहान के कमरे की तरफ बढ़ते हुए बोला, मैं बात करता हूँ उससे। कहते हुए वो आहान के कमरे की तरफ आ गया। कुछ देर के बाद वो आहान के कमरे में था। आहान उसके सामने बैठा हुआ था और अखंड उसे देख रहा था। आहान ने आखिर ने गहरी सांस भरी और कहा, तुम आहिरा से शादी क्यों नहीं करना चाहते हो? इसके जवाब में आहान ने देश धीरे से अपने नाखूनों को आपस में मसलते हुए कहा, क्योंकि मुझे उससे प्यार नहीं है। ये सुनते ही अखंड ने अपनी भौहें चढ़ाकर उसे देखा और कहा, तुम्हें उससे प्यार नहीं है? क्या मैं तुम्हें बेवकूफ़ नजर आता हूँ? ये सुनते ही आहान ने कहा, भाई साहब मैं सच कह रहा हूँ, मुझे आहिरा से नहीं बल्कि किसी और से प्यार है और मैं उसी के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। ये सुनते ही अखंड ने हल्के गुस्से से कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं छोटी गिलहरी के बगैर किस तरह अधूरा हो गया हूँ? बिल्कुल वैसे ही तुम भी अहिरा के बगैर अधूरे हो जाओगे। कहते हुए उसने आहान का चेहरा देखा जहां अब शांति थी। दूसरे ही पल आहान ने कहा, भाई सा जहां यकीन और विश्वास नहीं होता वहां रिश्ते नहीं टिकते और आहिरा को भी मुझे पर भरोसा यकीन कुछ नहीं है, इसलिए मैं उसके साथ जिंदगी नहीं बिता सकता और वैसे भी मैं किसी और से प्यार करता हूं और फिर मैं उसे कुछ पल की खुशी देना चाहता हूं जो खुशी वो चाहती है। अखंड कुछ लम्हों तक चुपचाप उसकी बात सुनता रहा, लेकिन दूसरे ही पल उसने उसे गौर से देखते हुए कहा, सच सच बताना कौन सी लड़की से प्यार करते हो तुम? ये सुन आहान ने एक पल के लिए उसका चेहरा देखा, फिर धीरे से कहा, रुद्राक्ष अग्रवाल की बहन कियारा अग्रवाल। अखंड चुपचाप उसे देखता रह गया। उसके हाथ गुस्से की वजह से मजबूती से बंद हो गए थे और दूसरे ही पल वो खड़ा हुआ और गुस्से से बोला, भूल जाओ आहान, क्योंकि अब उस खानदान से हमारा कोई रिश्ता नहीं जुड़ने वाला। ये सुनते ही आहान हैरानी से अखंड को देखते हुए बोला, लेकिन क्यों भाई सा? अभी तो आप भाभी सा के बगैर अधूरे थे, लेकिन फिर अचानक से और मुझे मेरे प्यार को निभाने को बोल रहे थे तो? ये सुनते ही अखंड अपनी नजरें फेरते हुए वहां से जाते हुए बोला, हाँ क्योंकि वो तुमसे प्यार करती है। और रही बात कियारा अग्रवाल की, तो कियारा अग्रवाल उस खानदान की बेटी है जिस खानदान की वजह से हमारा खानदान तबाह हुआ है। मैंने भी छोटी गिलहरी को सिर्फ इसी वजह से छोड़ा है और अब उस खानदान की कोई बेटी हमारे खानदान में नहीं आएगी। कहते हुए वो वहां से निकल गया और आहान एक पल के लिए उसकी बात सुनता रह गया। आखिर में उसने एक गहरी सांस भरी और बेड में सीधा लेटकर सीलिंग को घूरने लगा। वही अखंड जब अपने कमरे में आया उसकी सांसें अचानक से थामने लगी। इसके साथ ही उसने झटके से रूम का दरवाजा बंद किया और खुद दीवार से लगकर दरवाजे से टिककर खड़ा हो गया। इसके साथ वो बेहद गहरी सांस ले रहा था। दूसरे ही पल उसने अपनी आंखें बंद की और इस बार उसकी आंखों से कतरा भर आंसू बह गया। इसके साथ उसे अपना सीना बेहद भारी होता हुआ महसूस हुआ। दूसरे ही पल उसने अपने दिल वाली जगह पर हाथ रखा और खुद से ही कहा, क्या औरत हो यार तुम? आज मुझ जैसा 6 फुट 2 इंच जैसा सख्त इंसान तुम जैसी 5.5 फुट की लड़की के लिए आंसुओं से रो रहा है। तुमने बर्बाद कर दिया मुझे। आज ये इंसान दिल से टूट रहा है जिस इंसान ने आज तक सबके दिल को तोड़ा है, लेकिन आज तुमने मुझे तोड़ दिया कृतिका वाधवा। इसके साथ ही उसने अपने हाथों से अपने बालों को अपनी मुट्ठियों में भरा और इसके साथ वो जोर से चिल्लाया, तुमने मुझे अंदर से खोखला कर दिया। मेरा दिल धड़कना एक बार फिर से धड़कना बंद कर चुका है। मैं टूट गया और अब मैं अकेला हो गया हूँ। मेरे पास जिंदगी में अब और कुछ नहीं है, ना माँ बाप ना तुम। और इसके साथ वो दीवार से लगकर जमीन में बैठ गया। वो आंख बंद करते हुए अपने दोनों हाथों से अपने बालों को नोच रहा था। वही कृतिका अपने रूम में बालकनी में खड़ी थी, जिसके साथ ही उसके दिल ने एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसने तुरंत अपने सीने में अपने हाथ अजीब सी बेचैनी के साथ चांद को देख रही थी और इस पर चांद की रोशनी उसे बेहद अजीब नजर आ रही थी। उसकी आंखों में अपने आप आंसू आ गए। उसने दूसरे ही पल खुद से कहा, हमें इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई हमारा दिल चिर रहा है? हमें लग रहा है जैसे हम मर जाएंगे, उसने कहा और उसकी आंखों से अचानक ही आंसू बहने। वो 2 लोग थे जो एक दूसरे की इश्क में मुब्तला होकर तड़पा रहे थे, लेकिन इजहार किसी के लिबों में नहीं था। कृतिका ने अपने दोनों हाथ रेलिंग से टिका दिए और उसी पल वो अपना सर झुकाकर बेहद रोने लगी। उसे हिचकियां लेकर रो रही थी, बेहद जोर जोर से। और दूसरी तरफ अखंड भी कुछ इसी हाल में था। उसे नहीं मालूम था उसे क्या हो रहा है, लेकिन जो भी हो रहा था सही नहीं हो रहा था। वो लड़खड़ाते हुए जमीन से उठा और बेड में गिर गया।
इसके साथ ही उसने अपना फ़ोन निकाला और सीधा उसमें एक फ़ोटो निकाला और उसे अपने सीने से लगाकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कृतिका भी रोते हुए कमरे तक आ गई थी और इस बीच कब रात गहरी होती गई और वो कैसे सोए उन्हें खुद मालूम नहीं चला। अगली सुबह कृतिका सुबह सुबह ही कियारा के साथ मार्केट के लिए चली गई थी, क्योंकि अलकाजी ने उन्हें सुबह ही सुबह भेज दिया था। इस पल कृतिका और कियारा सुपरमार्केट में थी, वह दोनों ड्राइवर के साथ आई थी। कियारा ने कृतिका को देख कहा, कृति मुझे ना कुछ चूड़ियां भी खरीदनी है, इसलिए हम चूड़ियों की शॉप में भी जाएंगे। ये सुनकर कृतिका ने कियारा की तरफ देखा और फिर हाँ में गर्दन हिला दी। इसके साथ ही वह दोनों सुपरमार्केट में सबसे पहले पूजा का कुछ सामान खरीदने के लिए गई और फिर उसके बाद वह दोनों चूड़ियों की शॉप पर चली गई। इस पल कृतिका को रात से ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। वह रात में इतनी ज़्यादा टायर्ड हो गई थी और रोते रोते कब उसकी आंख लगी थी उसे तो यह मालूम ही नहीं था। वह दोनों चूड़ियाँ की शॉप पर चूड़ियाँ खरीद ही रही थी कि तभी कृतिका की नज़रें किसी के ऊपर पड़ी। उसे देखते ही कृतिका के चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कुराहट आ गई, तो वही उसकी नज़र भी कृतिका के ऊपर पड़ी तो वह तुरंत कृतिका की तरफ आते हुए बोली, भाभी सा आप भी आए हैं? उद्धरण चिन्ह। वह अश्विनी थी। अश्विनी की बात पर कृतिका ने हाँ में जवाब दिया, फिर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वह हमें मौसी जी ने भेजा है, आज करवा चौथ है ना तो इसीलिए, और आप आए हैं क्यों? ये सुन अश्विनी ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भाभी सा जिस काम से आप आए हैं ना उसी काम से मैं भी आई हूँ, क्योंकि आज करवा चौथ है और मैंने भी वर्चस्व जी के लिए व्रत रखा है। ये सुन कृतिका ने भी समझते हुए गर्दन हिलाए और फिर वह चूड़ियों की शॉप पर चूड़ियाँ खरीदने लगी। तभी उसके दिमाग में एकदम से कुछ आया और उसने पलट कर अश्विनी को देखा और फिर कहा, लेकिन अश्विनी आप किसके साथ आई है? वर्चस्व भैया भी आपके साथ आए होंगे ना? ये सुन अश्विनी ने मुस्कुराते हुए गर्दन हिलाई कि तभी पीछे से वर्चस्व की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, भाभी सा मैं भी आया हूँ, आप मुझसे नहीं मिलेगी। जैसे ही कृतिका ने वर्चस्व की आवाज़ को सुना दूसरी ही पल वह मुस्कुराते हुए पलटी। वह वर्चस्व और अश्विनी को यहाँ देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हुई थी। वह तुरंत वर्चस्व की तरफ बढ़ी। वर्चस्व ने उसे गले लगाते हुए कहा, भाभी सा कैसी हैं आप? उद्धरण चिन्ह। ये सुन कृतिका ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हम बहुत अच्छे हैं भैया, आप कैसे हैं? बस आपके सामने हैं, वर्चस्व ने कहा कि तभी कृतिका की नज़र वर्चस्व के पीछे खड़े शख्स पर पड़ी और एक पल के लिए उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा तुरंत भर में मुरझा सा गया। पल भर नहीं लगे थे उसे चमकते चांद को अंधेरा बनते हुए। एपिसोड 10। वह चूड़ियों की शॉप पर चूड़ियाँ खरीदने लगी। तभी उसके दिमाग में एकदम से कुछ आया और उसने पलट कर अश्विनी को देखा और फिर कहा, लेकिन अश्विनी आप किसके साथ आई है? वर्चस्व भैया भी आपके साथ आए होंगे ना? ये सुन अश्विनी ने मुस्कुराते हुए गर्दन हिलाई कि तभी पीछे से वर्चस्व की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, भाभी सा मैं भी आया हूँ, आप मुझसे नहीं मिलेगी। जैसे ही कृतिका ने वर्चस्व की आवाज़ को सुना दूसरी ही पल वह मुस्कुराते हुए पलटी। वह वर्चस्व और अश्विनी को यहाँ देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हुई थी। वह तुरंत वर्चस्व की तरफ बढ़ी। वर्चस्व ने उसे गले लगाते हुए कहा, भाभी सा कैसी हैं आप? उद्धरण चिन्ह। ये सुन कृतिका ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हम बहुत अच्छे हैं भैया, आप कैसे हैं? बस आपके सामने हैं, वर्चस्व ने कहा कि तभी कृतिका की नज़र वर्चस्व के पीछे खड़े शख्स पर पड़ी और एक पल के लिए उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा तुरंत भर में मुरझा सा गया। पल भर नहीं लगे थे उसे चमकते चांद को अंधेरा बनते हुए। अब आगे दादा सा इस पल गार्डनिंग में वॉक कर रहे थे कि तभी उनका फ़ोन बजा। उन्होंने अपने फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखा जहां पर अमिताभ अग्रवाल फ्लैश हो रहा था। दूसरे ही पल उन्होंने कॉल अटेंड कर ली। कॉल अटेंड करने के साथ ही उनके कानों में अमिताभ जी की आवाज़ पड़ी, राजा वैभव प्रताप सिंह क्या मिल गया आपका पोते को हमारी नातिन की जिंदगी बर्बाद करके? हमेशा की तरह उनकी आवाज़ में आज वह नरमी नहीं थी, वह बहुत ही सख्ती से कह रहे थे। एक पल के लिए दादा सा के कदम अपनी जगह पर किसी जंजीर की तरह जकड़ गए। दूसरे ही लम्हे उन्होंने कहा, अमिताभ हम इसके लिए तुमसे बहुत ज़्यादा माजरत ख्वाह है। एक पल के लिए कॉल में शांति छाई रही और दूसरे ही पल अमिताभ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, माफ़ी मांग लेने से हमारी नातिन की जिंदगी सही नहीं हो जाएगी। आपको मालूम है ना कि वह आपके पोते के बच्चे की माँ बनने वाली है, वो एक तरह से आपके खानदान को वारिश देने वाली थी। और इस पर दादा सा बिल्कुल लाजवाब हो गए। उन्हें कृतिका के प्रेगनेंसी के बारे में मालूम था, लेकिन वह बेहद मजबूर थे। लेकिन इस पल अमिताभ जी ने कहा, वेल मैंने आपको ये बताने के लिए कॉल किया है कि 3 दिनों के बाद हमने अपनी नातिन की सगाई रखी है और उसमें आपको अपने पूरे खानदान को लेकर आपको जरूर आना है।
जैसे ही दादासा ने ये सुना कि अमिताभ जी अपनी नातिन की सगाई कर रहे हैं, दूसरे ही पल उन्होंने अपने आप को हल्का सा नॉर्मल करते हुए कहा, मुबारक हो अमिताभ, तुम कियारा की सगाई कर रहे हो ना। ये सुन दूसरे ही पल अमिताभ ने सार्कास्टिक होकर कहा, जी बिल्कुल नहीं, मैं कृतिका की बात कर रहा हूँ। और दादासा के कदमों जमीन खिसक गई। कृतिका की सगाई, दूसरे ही पल वह खुद में बड़बड़ाए और इस पल अमिताभ जी की आवाज़ उनके कानों में पड़ी, हाँ कृतिका की सगाई, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वह अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करे और इसके लिए ये होना बहुत जरूरी है। दादासा चाहकर भी कुछ नहीं बोल सके। वह उन्हें मना करना चाहते थे कि नहीं कृतिका हमारे खानदान की बहू, तुम उसकी शादी ऐसे किसी से नहीं कर सकते, लेकिन अखन की हरकत की वजह से उनकी जुबान खुल नहीं पाए थे। वह बिल्कुल अपनी जगह पर किसी बर्फ की तरह खड़े रह गए थे। और कॉल अब तक कट चुका था। अग्रवाल इंडस्ट्रीज। रुद्राक्ष अग्रवाल इस वक्त अग्रवाल इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट केबिन में बैठा अपनी फाइल्स में कुछ काम कर रहा था कि इसी पल उसका फोन बजा। उसने फोन की स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखा और फिर एक गहरी सांस अपने अंदर की तरफ खारिज की। दूसरी ही पल उसने कॉल अटेंड की तो कॉल की दूसरी तरफ से किसी लड़की की आवाज़ सुनाई दी, रुद्र तुम मुंबई कब वापस आ रहे हो? तुम्हें राजस्थान गए अब पूरे 2 महीने से ज़्यादा होने वाले हैं। ये सुनकर एक पल के लिए रुद्राक्ष गुस्से से बोला, डैनियल मैंने कहा ना, मैं यहाँ काम से आया हूँ, मैं यहाँ कोई मौज मस्ती करने नहीं आया हूँ। जो तुम रोज मुझसे बस एक ही सवाल करती हो कि मैं मुंबई कब आ रहा हूँ। जब मेरा काम खत्म हो जाएगा मैं खुद मुंबई चलाऊंगा, तुम्हें मेरे बारे में इतना फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। ये सुन एक पल के लिए कॉल की दूसरी तरफ वह लड़की जिसका नाम डैनियल रॉय था एक पल के लिए चुप हो गई। लेकिन दूसरी ही पल उसने कहा, लेकिन रूथ ऋषित तुम्हें रोज याद करता है, रोज वह रोता है कि उसे अपने डैड के पास जाना है और तुम बताओ कि मैं उसे कैसे हैंडल करूं। 2 महीने से मैं उसे बस ये कहकर हूं कि तुम्हारे डैड बिजनेस ट्रिप पर है, जल्दी वापस आ जाएंगे। एक पल के लिए ये सुनकर रुद्राक्ष चुप रहा, लेकिन दूसरी ही पल उसने कहा, फोन तो मेरे बेटे को, मुझे उससे बात करनी है। डैनियल ने दूसरे ही पल फोन एक 3.5 साल के नन्हे बच्चे को दे दिया। फोन अपने हाथ में लेते ही उसे नन्हे बच्चे ने तुरंत कहा, डैडी आपको लिशित मिस कर रहा है, आप कब आओगे? इसके साथ ही रुद्राक्ष के चेहरे पर छाए हुए वह तनाव गायब हो गए थे। दूसरे ही लम्हे उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, ऋषित डैडी काम से आए हैं ना बेटा, वह बस कुछ दिनों के अंदर आपसे मिलने आएंगे और इस बार डैडी आपको अपने साथ लेकर यहाँ आएंगे। ये सुनते ही दूसरे ही पल उस नन्हे बच्चे ने खिलखिलाते हुए कहा, क्या डैडी आप सच कह रहे हो? क्या आप सच में लिशित को अपने साथ लेकर जाओगे? क्या वहां जाकर लिशित अपने दादू से मिलेगा? क्या लिशित अपने बुआ से मिलेगा? और क्या कृतिका बुआ भी वही होगी? ये सुन रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ बेटा, आपकी कृतिका बुआ यही होगी और आप उनसे यहाँ मिल पाओगे, बल्कि आप यहाँ पर अपने दादू से भी मिलोगे, अपनी दादी से भी मिलोगे और बड़े दादू से भी मिलोगे। फिर यहाँ आपकी एक और बुआ है, कियारा बुआ। ये सुन वह 3 साल का नन्हा बच्चा खिलखिलाते हुए वापस से बोला, थैंक यू सो मच डैडी, लिशित आपका वेट कर रहा है, आप जल्दी से यहाँ आ जाओ, फिर लिशित को अपने साथ लेकर चलो। रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए फिर से जवाब दिया और डैनियल ने वापस से फोन अपने कान से लगाया। तब रुद्राक्ष ने कहा, डैनियल आई एम रियली सॉरी, मैं तुम पर बेफिजूल में गुस्सा कर गया, लेकिन मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं काम से आया हूँ, जैसे ही मेरा काम खत्म होगा मैं आ जाऊंगा। आई लव यू डैनियल। इस बार वह नरमी से कह रहा था और उसकी नमी को महसूस कर डैनियल ने तुरंत मुस्कुरा कर कहा, ओके रुद्राक्ष, जैसे ही तुम्हारा काम खत्म हो तुम आ जाना और आई लव यू टू। रुद्राक्ष ने भी इसके जवाब में कहा और डैनियल ने मुस्कुराते हुए कॉल काट दिया। कॉल कट होने के साथ रुद्राक्ष ने एक गहरी सांस भरी और फोन साइड में रख दिया। डैनियल रुद्राक्ष की बीवी थी। उनकी शादी को 4 साल से भी ज्यादा हो चुके थे। उनका एक 3.5 साल का बेटा ऋषित अग्रवाल था, लेकिन उनकी शादी आज तक किसी के सामने नहीं आई थी। अग्रवाल हाउस में या फिर मीडिया पब्लिक में किसी को भी रुद्राक्ष अग्रवाल की शादी के बारे में नहीं मालूम था। डैनियल रॉय एक फेमस मॉडल थी और वर्चस्व के ठीक पीछे खड़े अखंड का चेहरा भी कृतिका को देखकर बिल्कुल काला पड़ गया था। वह अपनी आंखों पर यकीन करने की कोशिश कर रहा था कि क्या वह सच में अपने सामने उस लड़की को देख रहा है। उसका चेहरा हमेशा की तरह भावहीन था। कृतिका बिल्कुल बेसुध सी उसी तरह अपनी पलकों को बिना झपकाए अखंड को देख रही थी कि तभी वर्चस्व को होश आया कि यहाँ पर अभी अभी क्या हुआ है। दूसरे ही लम्हे उसने कृतिका को कंधों से पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, और भाभी सा, क्या आपको मेरी याद नहीं आई? जो जाने से पहले आप एक बार भी मुझसे नहीं मिली। कृतिका जो अभी तक आंखें फाड़े उधर ही देख रही थी, दूसरी पल वर्चस्व की आवाज सुनकर वह अपने होश में वापस आए और दूसरे ही लम्हे उसने हड़बड़ाते हुए कहा, वर्चस्व भैया शुक्रिया, लेकिन अब हमें चलना चाहिए।
कहते हुए वह वर्चस्व से एकदम से दूर हुई और फिर उसने कियारा को देखा जो अब तक चूड़ियां खरीदने में ही बिजी थी। दूसरे ही पल वह तेज तेज चलते हुए कियारा के पास आए और उसके हाथ को पकड़कर खींचते हुए बोली, कियारा हमारे पास बहुत सारी चूड़ियां हैं, तुम उनमें से कोई पहन लेना, लेकिन प्लीज अभी चलो यहाँ से, हम यहाँ और नहीं रुक सकते। कहते हुए वह कियारा का हाथ पकड़कर खींच कर जाने लगे कि तभी कियारा ने एकदम से कहा, कृति आर यू फाइन? क्या हुआ है, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो? रुको तो, बस चूड़ियां खरीद ली थी मैंने, बस पैसे देकर चूड़ियां लेना बाकी था। कियारा हमने कहा ना बाद में चूड़ियां लेना। इस बार उसने अपनी फूलती हुई सांस को काबू में करते हुए कहा, जिस पर एक पल के लिए कियारा उसकी परेशानी से भरा हुआ चेहरा देखकर रह गई। दूसरे ही पल एक ठंडी आवाज दोनों के कानों में पड़ी, छोटी गिलहरी तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। कृतिका इस पल बेहद खौफ के आलम से गुजर रही थी। कियारा भी समझ गई थी कि कृतिका इतनी जल्दी में उसे कहाँ जाने को बोल रही है, और उसने भी इस बार जिद नहीं कि वह कृतिका का हाथ पकड़कर उसके साथ साथ कदम बढ़ाते हुए वहां से निकलने लगी। वह दोनों शॉप के बाहर निकलकर रोड तक बढ़ी थी कि तभी पीछे से अखंड तेज तेज उनकी तरफ बढ़ते हुए बोला, छोटी गिलहरी जस्ट स्टॉप इट, मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन कृतिका कहाँ सुनने वाली थी, वह लगातार आगे बढ़ती जा रही थी कि इसी पल अखंड एकदम तेजी से आगे बढ़ा और उसने कृतिका की कलाई को पकड़कर उसे अपने करीब खींचते हुए रोक लिया। दूसरी ही पल कृतिका एकदम से अखंड की तरफ मुड़ी और उसके कदम रुक गए। उसने कसकर अपनी आंखें मिच ली और अखंड एक पल के लिए उसका चेहरा देखता रह गया। एक पल के लिए अखंड ये भूल चुका था कि वह दोनों इस पल सुपरमार्केट में पब्लिक के बीच में खड़े हैं। हालांकि अभी वहां पर ज्यादा किसी पब्लिक का ध्यान नहीं था, लेकिन कियारा मुंह फाड़े ये सब देख रही थी। पीछे से अश्विनी और वर्चस्व भी वहां गए थे, वह दोनों भी यही देख रहे थे। तभी अखंड ने बिल्कुल नॉर्मल आवाज में कृतिका से कहा, छोटी गिलहरी। कृतिका ने आंखें नहीं खोली, वह इसी तरह बेसुध सी खड़ी रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस पल उसे क्या करना है। तभी अखंड एक कदम आगे बढ़ा और फिर उसने उसके दोनों कंधों को पकड़कर सीधा खड़ा करते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसके चेहरे को ऊपर की तरफ उठाते हुए कहा, छोटी गिलहरी लुक एट मी। इस पल भी कृतिका ने आंखें नहीं खोली। इस बार अखंड धीरे धीरे करके उसके चेहरे को सहलाया और हल्का सा नीचे झुकते हुए बेहद नरमी से कहा, छोटी गिलहरी प्लीज आंखें खोलो और मुझे देखो। इस बार उसकी आवाज में बेबसी थी। कृतिका ने होली से आंखें खोली और उसकी आंखों में इस पर बेइंतहा आंसू थे। एक पल के लिए अखंड उसे देखता रहा और दूसरी ही पल उसने उसे कसकर मजबूती से अपने गले लगा लिया। कृतिका की सांस एकदम उसके हलक में अटक गई और अखंड ने उसे मजबूती से गले लगाए रखा। कृतिका के हाथ पैर बिल्कुल ढीले पड़ चुके थे और अखंड जितना हो सकता सबसे मजबूती से अपने गले लगाए हुआ था। उसका छोटा सा शरीर इस पल अखंड के मजबूत शरीर में छिपा हुआ था, और इस पल सुपरमार्केट में मौजूद बहुत से लोगों की नजरें ना चाहते हुए भी उन दोनों पर पड़ गई थी और सभी हैरानी के साथ उस तरफ देखने लगे थे, क्योंकि अभी सही से 48 घंटे भी नहीं हुए थे अखंड प्रताप सिंह को अपनी शादी के अनाउंसमेंट किए हुए, और यहाँ पर अखंड प्रताप सिंह अपनी उस बीवी के साथ नजर आ रहा था जिस बीवी को उसने पब्लिक के सामने कहा था कि उसने उसे तलाक दे दिया है। सभी ये देखकर बेहद हैरान थे। वही वर्चस्व के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल थी। उसने अश्विनी को देखकर उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, देख रही हो तुम्हारे भाई को, किस कदर वह बेवकूफ़ बना रहा है। उसके जज्बात हर एक पहलू से यह बयान कर रहे हैं कि उसे किसी और की नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ कृतिका वाधवा की जरूरत है, लेकिन वह इस बात को समझने को तैयार ही नहीं है। ये सुन अश्विनी ने भी अपनी गर्दन हिलाए और फिर कहा, वर्चस्व जी, मुझे भाई सा के लिए कभी कभी बहुत बुरा लगता है। मैं मानती हूँ कि उन्होंने भाभी सा के साथ पिछले 6 महीना में हर कुछ किया जो उन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब वह बहुत बदल चुके हैं। कहते हुए वह सामने देख रही थी। वर्चस्व भी बस सामने देखते हुए अपनी गर्दन हिला रहा था कि इसी पल अखंड की आवाज कृतिका के कानों में बेहद धीमी तरीके से पड़ी, मुझे माफ कर दो छोटी गिलहरी, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। एक पल के लिए किसी लाश की तरह खड़ी हुई कृतिका के कानों ने जैसे ही यह सुना वह अचानक से होश में आई। दूसरे ही पर उसने झटके के साथ अखंड को खुद से दूर किया और उसे देखने लगी। अखंड 2 कदम आगे आया कि इस पल कृतिका ने तेज आवाज में सार्कास्टिक होकर कहा, क्यों हुकुम सा, आप ही कहते थे ना गलती करने वालों को माफी नहीं बल्कि सजा मिलती है, तो फिर आज हम आपको कैसे माफ कर दे। अखंड एक पल के लिए अपनी जगह पर बिल्कुल थम सा गया और वह गौर से कृतिका का चेहरा देखने लगा और दूसरे ही पल उसके मुंह ने उसका साथ नहीं दिया। वो बोलना कुछ और चाहता था लेकिन बोल कुछ और बैठा। छोटी गिलहरी, मैं तड़प रहा हूँ तुम्हारे बगैर, अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी तो मैं मर जाऊंगा। कृतिका की आंखों में इस बार आंसू आ गए। उसने अपने कपड़ों को अपने मुट्ठियों में भरा और दूसरे ही पल तेज आवाज में कहा,
तो मर जाए हुकुम सा, हमें आपके मरने या जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कह वह पलटी और जाने के लिए उसने अपने कदम बढ़ा दिए। मर जाऊं, अखन बेहद धीमे से बड़बड़ाया और अचानक ही उसे सांस आनी बंद हो गई। उसे लगा वह सच में मर गया है। एपिसोड 11। अखन की आवाज कृतिका के कानों में बेहद धीमी तरीके से पड़ी। मुझे माफ कर दो छोटी गिलहरी, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। एक पल के लिए किसी लाश की तरह खड़ी हुई कृतिका के कानों ने जैसे ही यह सुना वह अचानक से होश में आई। दूसरे ही पर उसने झटके के साथ अखंड को खुद से दूर किया और उसे देखने लगी। अखंड 2 कदम आगे आया कि इस पल कृतिका ने तेज आवाज में सार्कास्टिक होकर कहा, क्यों हुकुम सा, आप ही कहते थे ना गलती करने वालों को माफी नहीं बल्कि सजा मिलती है, तो फिर आज हम आपको कैसे माफ कर दे। अखंड एक पल के लिए अपनी जगह पर बिल्कुल थम सा गया और वह गौर से कृतिका का चेहरा देखने लगा और दूसरे ही पल उसके मुंह ने उसका साथ नहीं दिया। वो बोलना कुछ और चाहता था लेकिन बोल कुछ और बैठा। छोटी गिलहरी, मैं तड़प रहा हूं तुम्हारे बगैर, अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी तो मैं मर जाऊंगा। कृतिका की आंखों में इस बार आंसू आ गए। उसने अपने कपड़ों को अपने मुट्ठियों में भरा और दूसरे ही पल तेज आवाज में कहा, तो मर जाए हुकुम सा, हमें आपके मरने या जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कह वह पलटी और जाने के लिए उसने अपने कदम बढ़ा दिए। मर जाऊं, अखंड बेहद धीमे से बड़बड़ाया और अचानक ही उसे सांस आनी बंद हो गई। उसे लगा वह सच में मर गया है। इसी पल वर्चस्व ने उसके कंधे में अपना हाथ रखा और धीरे से कहा, अखंड। अखंड को लगा किसी ने उसकी सांस बहाल की है। उसने बेख्तियार सांस लेने की एक कोशिश की और जब उसे सांस आई उसकी आंखें किसी खून की तरह लाल हो गई। एक पल के लिए उसके इस रूप को देखकर कोई भी डर जाए, इस पल वो अचानक ही जितना खतरनाक दिखने लगा था। उसने हल्के से अपने कंधे में रखे वर्चस्व के हाथ में अपना हाथ रखा और उसे अपने कंधे से हटाते हुए बड़बड़ाया, अखंड प्रताप सिंह आज और इसी वक्त से मर गया। और ये कहते हुए उसने अपने कदम दूसरी तरफ बढ़ा दिए। वर्चस्व बस एक लम्हे के लिए दो इश्क में मुब्तला लोगों को जाता हुआ देखता रह गया। वही कृतिका रोते हुए गाड़ी के पास आई। कियारा भी उसके पीछे पीछे हो चली आ रही थी। कियारा कृतिका के पीछे पीछे चली आई। उसने कृतिका की हालत देख ली थी और इस पल वह कृतिका से कोई सवाल जवाब नहीं करना चाहती थी। वह तुरंत गाड़ी में आई। कृतिका गाड़ी में बैठी, वह भी गाड़ी में बैठी और फिर उन्होंने ड्राइवर को तुरंत वहां से चलने को कहा। ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी वहां से सीधा अग्रवाल हाउस की तरफ मोड़ दिया। गाड़ी में बैठी कृतिका की आंखों से अभी भी आंसू का एक सैलाब बह रहा था, जिसे देखकर आखिर में कियारा ने उसे अपने गले से लगाया और फिर उसके पीठ को धीरे धीरे अपने हाथों से सहलाते हुए कहा, कृति ऐसे रोने से कोई फायदा नहीं है, बताओ तुम ही, अगर तुम अभी घर पर सबके सामने ऐसे रोगी तो सब और परेशान हो जाएंगे, प्लीज चुप हो जाओ। इस पर कृतिका ने रोते हुए उसे देखा और दूसरी ही पल उसने किसी नन्हे बच्चे की तरह सुबकते हुए कहा, लेकिन कियारा, हमने हुकुमसा को मारने को कहा, उस वक्त हमारे जबान कटकर मिट्टी में क्यों नहीं मिल गए थे? हमारे जुबान ने ये शब्द कैसे कह दिए? अगर सच में हुकुमसा को कुछ हो गया तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, लेकिन आज हमारे जुबान ने हमारा साथ नहीं दिया। हमने उन्हें मरने को कहा, उन्हें कितनी तकलीफ हुई होगी, वह इस पल कितने तकलीफ में होंगे। एक पल के लिए कृतिका की बात सुनकर कियारा बिल्कुल लाजवाब हो गई थी। वह एक लम्हे के लिए उस लड़की का चेहरा देखती रह गई, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसने एक गहरी सांस भरी और फिर कहा, मैं मानती हूँ कृतिका कि तुमने अभी हुकुमसा को जो कहा उसने हुकुमसा को बहुत हर्ट किया होगा, लेकिन तुम्हारा क्या, तुम भी तो होता हुई हो, लेकिन फिर भी तुम्हें उनकी हर्टनेस दिखाई दे रही है। इतनी अच्छी बनना बंद कर दो कृतिका, क्योंकि इस दुनिया में अच्छे लोगों की कोई जगह नहीं है, कियारा ने कहा और कृतिका एक पल के लिए रोते हुए उसका चेहरा देखने लगी। इस वक्त उसकी आंखों से आंसू रुकने के नाम नहीं ले रहे थे। थोड़ी देर के बाद ही उनकी गाड़ी अग्रवाल हाउस के पार्किंग एरिया में रुकी। अब तक कृतिका बहुत हद तक नॉर्मल हो चुकी थी, क्योंकि वह जानती थी अगर यहाँ पर वह सबके सामने इस तरह से बिहेव करेगी तो सभी उसके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, और आज तो करवा चौथ था, वह ऐसे में सबको परेशान नहीं करना चाहती थी। दोनों गाड़ी से बाहर निकले, इसके साथ ही वह दोनों अंदर आए। अंदर लिविंग में इस पल बहुत खूबसूरत तरीके से सजावट की जा रही थी। वही अलका जी ने जैसे ही कियारा और कृतिका को देखा वह तुरंत उनके पास चली आई और फिर बोली, शुक्र है आप दोनों आ गए, आप दोनों को मालूम है हम आप दोनों का कितने देर से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने दोनों को देखकर कहा तो दोनों हल्का सा मुस्कुरा दी, जिसके साथ ही उन्होंने सारी चीज़ अलका जी को दी और फिर अपने अपने कमरे में जाने लगी कि तभी पीछे से अलका जी ने कृतिका को रोकते हुए कहा, कृति, कियारा ने तो नाश्ता कर लिया था लेकिन आपने नाश्ता नहीं किया है अभी तक, आप कुछ खा लीजिए, सुबह से आप भूखी है।
जैसे ही अलकाजी ने ये कहा, कृतिका के कदम अपनी जगह पर थम गए और उसी पल उसे अपनी कही गई वह बात याद आई थी, तो मर जाए हुकुम सा, हमें आपके मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और यह याद करते ही दूसरे ही पल कृतिका ने अपने दोनों हाथों से अपने कपड़ों को पकड़ा और खुद से कहा, नहीं, हम हुकुमसा को नहीं मरने दे सकते, हम अपनी बद्दुआ वापस लेते हैं, हम अपनी बद्दुआ बहुत बार वापस लेते हैं। महादेव जी, हमने जो भी कहा था प्लीज़ वह सब चीज़ खत्म कर दीजिए, हमने कुछ नहीं कहा था। वह खुद में ही बड़बड़ती जा रही थी कि तभी अलकाजी उसकी तरह बढ़ते हुए बोली, प्रीति क्या सोच रही है, जाए किचन में और आप पहले कुछ खा लीजिए, आपकी तबीयत वैसे ही अच्छी नहीं है। इस बार कृतिका भारी मन के साथ उनकी तरफ पलटी और फिर धीरे से बोली, मौसी जी, हमने नाश्ता कर लिया है। अलका जी ने बेहद हैरानी के साथ उसे देखा, कहा, क्या आपने नाश्ता कर लिया है? लेकिन कब, हमने तो नहीं देखा आपको नाश्ता करते। कहते हुए उन्होंने कियारा को देखा और फिर कहा, कियारा, क्या आपने देखा ही नहीं नाश्ता करते हुए? ये झूठ बोल रही है ना? ये सुन कियारा ने एक बार कृतिका का चेहरा देखा और दूसरे ही पल उसने कुछ सोचकर कहा, हाँ मसा, हमने देखा था, कृतिका ने नाश्ता किया है। ये सुनते ही अलकाजी तसल्ली में आ गई। उन्होंने तसल्ली से कहा, अच्छा तो ठीक है, थोड़ी देर में आप खाना खा लीजिए। इसके साथ ही वह कामों में लग गई और कृतिका सीढ़ियों से दौड़ती हुई कमरे की तरफ चली गई। कियारा भी उसके साथ हो आई। थोड़ी देर में कृतिका जब अपने कमरे में पहुंची और वह जैसी दरवाजा बंद करने को हुई कि पीछे से कियारा ने उसे रोकते हुए कहा, कृति रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। कृतिका अपनी जगह पर रुक गई। उसने कियारा को देखा और कियारा ने उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, कृति, तुमने व्रत रखा है ना, क्योंकि तुमने सच में सुबह से नाश्ता नहीं किया है। ये सुनते ही कृतिका का चेहरा एक पल के लिए एकदम से काला पड़ गया। उसने परेशानी के साथ कियारा को देखा और फिर कहा, नहीं कियारा, आपको कोई गलतफहमी हो रही है, हम भला व्रत क्यों रखेंगे? कहते हुए कृतिका ने अपनी नजरें चुरा ली और उनकी इस नजरों को देखकर दूसरी ही पल कियारा कमरे के अंदर दाखिल होते हुए बोली, तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है कृति, अगर तुम्हारा व्रत है तो मुझसे कहो। जैसे ही कियारा ने ये कहा, इस बार कृतिका ने उसे घबराई हुई नजरों से देखा और फिर कहा, प्लीज कियारा, किसी को मत ये बताना, वरना नाना जी, मौसी जी, मौसा जी हम पर गुस्सा करेंगे और फिर रुद्राक्ष भैया भी। ये सुन कियारा एक पल के लिए उसका चेहरा देखने लगी। दूसरे ही पल वह उसके बिस्तर पर बैठते हुए बोली, लेकिन कृति, तुमने व्रत क्यों रखा है? तुम्हारा तो डाइवोर्स हो गया ना? ये सुन कृतिका कमरे का दरवाजा बंद करके अंदर की तरफ आते हुए मायूसी के साथ बोली, लेकिन कियारा, हमारे धर्म में तो डाइवोर्स नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। तलाक उर्दू में होता है और डाइवोर्स इंग्लिश में होता है, लेकिन हिंदी में कभी आज तक आपने सुना है कि हिंदी में तलाक को क्या कहते हैं? तो फिर हम इस तलाक को कैसे मान लें? हम नहीं मानते कि हमारा तलाक हुआ है हुकुमसा से, हम कल भी हुकुमसा की पत्नी थे और आज भी है। कृतिका ये कह रही थी और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे थे कि वह इस वक्त किस कदर संजीदा है। कियारा ने उसे गौर से देखते हुए कहा, मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि तुम हुकुमसा से कभी अलग हो ही नहीं? हाँ, हम हुकुमसा से कभी अलग हुए ही नहीं और ना ही हम उनसे कभी अलग हो सकते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति में कोई तलाक नाम की चीज़ है ही नहीं, और जो हमारी संस्कृति में नहीं है हम उसे नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते। बस फर्क इतना है कि हम उनके करीब अब दोबारा नहीं जा सकते, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। कृतिका ने कहा। वह इस बार कियारा से नजरें मिलाए बिना सीधा वॉशरूम की तरफ चली गई। कियारा एक लम्हे के लिए उसे जाता हुआ देखती रही और दूसरे ही पल उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और किसी का नंबर डायल करते हुए वह सीधा कमरे से बाहर निकल गई। कुछ देर के बाद कृतिका फ्रेश हो चुकी थी। फ्रेश होने के बाद वह कमरे में वापस आए और उसने वक्त देखा तो इस पल दोपहर के 2 बजे रहे थे। वक्त देखकर उसने एक गहरी सांस ली और फिर बिस्तर पर आकर लेट गई। इस पल उसके पास काम करने के लिए कुछ भी नहीं था और इस वक्त वह थोड़ा आराम भी करना चाहती थी। उसने बिस्तर पर लेटने के साथ ही अपनी आंखें बंद की कि इस पर कमरे का दरवाजा अचानक से नॉक हुआ और इस पर अचानक ही कृतिका की आंखें खुल गई। आंखें खुलने के साथ ही उसने दरवाजे की तरफ देखा कि तभी उसके कानों में किसी की आवाज़ पड़ी, कृति। इस आवाज़ को सुनते ही दूसरी ही पल कृतिका, जो बिस्तर पर अब तक बैठी दरवाजे को देख रही थी, दूसरे ही लम्हे वह उठ खड़ी हुई और जाकर उसने झटके से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलने के साथ ही सामने में रुद्राक्ष खड़ा था। रुद्राक्ष को देखकर कृतिका धीमा से मुस्कुराई। तब रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए कमरे के अंदर आते हुए बोला, कृति, आज घर में पूजा है और यह सभी औरतों के लिए है, तुम इसमें क्या करोगी? इसीलिए मैं सोच रहा था क्यों ना मैं आज तुम्हारे साथ कहीं अच्छी से डिनर पर चलूं, तुम्हें भी अच्छा फील होगा। रुद्राक्ष ने जैसे ही यह कहा, कृतिका ने तुरंत रुद्राक्ष को देखा और अगले ही पल कहा,
नहीं रुद्राक्ष भैया, घर पर बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं और हमारा गेस्ट को अटेंड करना जरूरी है, हम किसी और दिन चलेंगे। रुद्राक्ष ने मायूसी से उसे देखा और फिर कहा, ये कहने की बातें हैं कृति, तुम सिर्फ कहती हो चलती नहीं हो। ये सुन कृतिका ने तुरंत कहा, नहीं इस बार हम पक्का चलेंगे। रुद्राक्ष ने उसे देखा और फिर कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन चलो मैं तुमसे अभी एक फेवर मांगता हूँ। कृतिका ने ना समझी से रुद्राक्ष को देखा और फिर कहा, फेवर? लेकिन हमसे कैसा फेवर भैया? इस पर रुद्राक्ष ने मुस्कुराकर आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ घुमाते हुए कहा, ज्यादा कुछ नहीं नाना जी, तुम्हारी शादी कहीं और करना चाहते हैं और अगर तुमसे वह इस बारे में बात करें तो तुम साफ इनकार कर देना। ये सुनते ही कृतिका ने हैरानी से रुद्राक्ष देखा और फिर कहा, क्या नाना जी हमारी दूसरी शादी करना चाहते हैं? लेकिन वह कैसे हमारी दूसरी शादी कर सकते हैं? हम हुकुमसा की पत्नी हैं, हम ऐसे किसी से शादी नहीं कर सकते। कृतिका, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारा डाइवोर्स हो चुका है? रुद्राक्ष में जैसे उसे याद दिलाई कृतिका एक पल के लिए खामोश रही और फिर दूसरी ही पल उसने कहा, हाँ माना हमारा डाइवोर्स हो चुका है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम दूसरी शादी कर ले और हम हुकुमसा के बच्चे की माँ बनने वाले हैं, और इस हालत में तो हम दूसरी शादी हरगिज नहीं करेंगे। एग्जैक्टली मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि तुम इस कंडीशन में कैसे दूसरी शादी कर सकती हो। इसीलिए अगर नाना जी तुमसे कुछ कहे तो उनसे साफ साफ इनकार कर देना, ओके? कृतिका ने उसे देखा और फिर कहा, थैंक यू भैया हमें बताने के लिए, हम नाना जी को मना कर देंगे, हम किसी से शादी नहीं कर सकते। कृतिका ने कहा तो रुद्राक्ष ने मुस्कुराकर उसे देखा और फिर कमरे से बाहर जाते हुए बोला, ठीक है तुम रेस्ट कर लो। कहते हुए वह कमरे से बाहर निकल गया और कृतिका हैरानी के साथ उसे जाता हुआ देखते रह गई। दूसरी ही पल उसने खुद से कहा, क्या नाना जी सच में हमारी दूसरी शादी करना चाहते हैं? लेकिन वह ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने हमें इसके बारे में एक बार बताया भी नहीं। कहते हुए उसने अपने सर पर हाथ रख लिया। उसे इस वक्त काफी ज्यादा थकावट महसूस हो रही थी और कुछ दिनों से तो उसकी थकावट में इजाफा ही होता जा रहा था उसकी प्रेगनेंसी की वजह से। एपिसोड 12। एग्जैक्टली मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि तुम इस कंडीशन में कैसे दूसरी शादी कर सकती हो। इसीलिए अगर नाना जी तुमसे कुछ कहे तो उनसे साफ साफ इनकार कर देना, ओके? कृतिका ने उसे देखा और फिर कहा, थैंक यू भैया हमें बताने के लिए, हम नाना जी को मना कर देंगे, हम किसी से शादी नहीं कर सकते। कृतिका ने कहा तो रुद्राक्ष ने मुस्कुराकर उसे देखा और फिर कमरे से बाहर जाते हुए बोला, ठीक है तुम रेस्ट कर लो। कहते हुए वह कमरे से बाहर निकल गया और कृतिका हैरानी के साथ उसे जाता हुआ देखते रह गई। दूसरी ही पल उसने खुद से कहा, क्या नाना जी सच में हमारी दूसरी शादी करना चाहते हैं? लेकिन वह ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने हमें इसके बारे में एक बार बताया भी नहीं। कहते हुए उसने अपने सर पर हाथ रख लिया। उसे इस वक्त काफी ज्यादा थकावट महसूस हो रही थी और कुछ दिनों से तो उसकी थकावट में इजाफा ही होता जा रहा था उसकी प्रेगनेंसी की वजह से। ऐसे ही शाम होती चली गई थी और शाम होने के साथ ही साथ राजपूताना पैलेस किसी हीरो की तरह चमक रहा था। चमकता भी क्यों ना, आज वहां करवा चौथ के लिए एक बहुत बड़ी पार्टी रखी गई थी जिसमें राजस्थान के आधे बड़े घर आने की औरतें अपने पतियों के साथ आने वाली थी। फिर करवा माता की कथा थी, साथ ही साथ अश्विनी वर्चस्व, दादीसा दादासा सभी मौजूद थे। लेकिन घर में एक उदासी थी, होती भी क्यों ना, आखिर कृतिका की जिंदगी का ये पहला करवा चौथ था लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर पाई थी। दादीसा का मन उदास था आखिर, क्योंकि करवा माता की कथा को घर की बहू करती है, लेकिन यहाँ घर की बहू तो थी ही नहीं, वो आकर चली गई थी। और फिर उन्होंने चाहा था कि कम से कम इनविटेशन के बहाने अमिताभ अग्रवाल अपनी फैमिली और कृतिका के साथ आज यहाँ पर मौजूद हो जाए, लेकिन वह मौजूद नहीं हुए थे। उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया था कि वह नहीं आएंगे और इस वजह से वह और भी ज्यादा उदास थे। इस पर दादीसा लिविंग में नौकरों को देखकर कुछ चीजें बता रही थी कि पीछे से दादासा की आवाज उनके कानों में पड़ी, कामाक्षी हमें आपसे कुछ बात करनी है। दादीसा ने पलटकर दादासा को देखा और फिर उनके करीब बढ़ते हुए कहा, जी बोलिए विक्रांत के पिताजी। कहते हुए वह उनके करीब आकर खड़ी हो गई। दादासा ने एक नज़र उन्हें देखा और फिर कहा, कामाक्षी अमिताभ से हमारी बात हुई है, अमिताभ अपने परिवार के साथ यहाँ आने के लिए राजी हो गया है। जैसे ही दादीसा ने ये सुना उन्होंने तुरंत हैरानी से दादासा को देखा और फिर कहा, क्या यह आप क्या कह रहे हैं विक्रांत के पिताजी? सुबह तो अमिताभ भाई साहब ने बताया था कि उनके घर में खुद फंक्शन है और वह अपने घर के फंक्शन को रद्द करके यहाँ रहे हैं। हाँ, क्योंकि हमने जिद की तो उसने अपने घर के फंक्शन को रद्द कर दिया है और यहाँ आ रहा है अपने परिवार के साथ, लेकिन हुक्मरानी सा नहीं आ रही है।
और यह सुनकर दादीसा का चेहरा एक बार फिर से उदास हो गया। उन्होंने उदास नजरों के साथ दादासा को देखा और फिर कहा, क्या हुक्म रानीसा नहीं आ रही है तो फिर क्या फायदा विक्रांत के पिताजी, क्योंकि हमें तो उन्हें देखना था ना। कहते हुए उनके चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही थी और उस मायूसी को दूर करते हुए दादासा ने मुस्कुरा कर कहा, कामाक्षी, हमें अग्रवाल खानदान के साथ अपना रिश्ता नहीं बिगाड़ना है, क्योंकि आपको पता है अमिताभ हमारा कितना अच्छा दोस्त रह चुका है और अब हम नहीं चाहते कि हमारी जिंदगी के आखिरी हिस्से में वह हमारा दुश्मन बन जाए। दादीसा उनकी बात समझती थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, वह चुप रही। कुछ ही देर के बाद गेस्ट आने शुरू हो गए थे। एक एक करके गेस्ट आ रहे थे और दादीसा, दादासा, आहान, अश्विनी, वर्चस्व सभी गेस्ट को अटेंड कर रहे थे। सभी बिजी थे कि इस पल पार्किंग एरिया में गाड़ी रुकी। गाड़ी रुकने के साथ ही सभी की नजरें पार्किंग एरिया की तरफ गई जहां से अग्रवाल फैमिली बाहर आई। उनमें से अमिताभ जी, अलका जी, रोनित जी और कियारा थे। रुद्राक्ष और कृतिका नहीं आए थे। अमिताभ जी अपने परिवार के साथ बहुत ही घमंड के साथ आगे बढ़े कि दादासा ने आगे बढ़कर उन्हें गले लगाते हुए कहा, शुक्रिया अमिताभ हमारी बात मानने के लिए। इसके जवाब में अमिताभ जी ने बहुत ही गुरूर के साथ कहा, राजा साहब, मैंने आपकी बात मानी क्योंकि आपने मुझसे वादा किया है कि आप 3 दिनों के बाद हमारी नातिन की सगाई में अपने पूरे परिवार के साथ आएंगे, अपने पोते के साथ आएंगे। ये सुन एक पल के लिए दादासा बिल्कुल चुप हो गए। अमिताभ जी बिल्कुल सही कह रहे थे। दरअसल दादासा ने अमिताभ जी से बात की थी कि वह यहाँ पर करवा चौथ सेलिब्रेट करने के लिए अपने पूरे परिवार के साथ आ जाए, क्योंकि उन्हें अग्रवाल फैमिली से दुश्मनी नहीं करनी थी, जिसके शर्त में अमिताभ जी ने उनसे ये कहा था कि अगर वह करवा चौथ को सेलिब्रेट करने के लिए उनके घर आएंगे तो उन्हें 3 दिनों के बाद कृतिका की सगाई के लिए उनके घर अपने पूरे खानदान के साथ आना होगा, अखंड के साथ। वह अखंड को दिखाना चाहते थे कि उसके छोड़ देने से उनकी नातिन अकेली नहीं है। और इस पर मजबूरन दादासा ने हाँ में जवाब दे दिया। और इस पर अमिताभ जी ने अपने घर में रखी गई फंक्शन को एंड कर दिया और वह अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ आ गए, सिवाय कृतिका और रुद्राक्ष के। हालांकि सभी बेहद हैरान हुए थे कि अचानक से अमिताभ जी ने यह फैसला क्यों किया है। इसके जवाब में अमिताभ जी ने उन्हें ये बताया था कि भले ही कृतिका का तलाक अखंड प्रताप सिंह से हो चुका है, लेकिन वह राजपूताना खानदान से अपना रिश्ता नहीं बिगाड़ना चाहते, क्योंकि उनका रिश्ता बहुत पुराना है, सालों पुराना है। और इस जवाब ने सभी को सेटिस्फाइड कर दिया था। अलका जी आगे बढ़कर दादीसा के गले लगी, तब दादीसा ने प्यार से उनसे कहा, कैसी हैं आप अलका। इस पर अलका जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ रानीसा। और फिर सभी एक साथ अंदर की तरफ आ गए। वही कियारा जो एकटक बस आहान को ही देख रही थी, वह इस वक्त अपने दोस्त शिवम से बातें कर रहा था कि यार उसे देख सीधा उसकी तरफ बढ़ गई। हेलो मिस्टर आहवान। दूसरे ही लम्हे आहवान के कानों में कियारा की आवाज बढ़ी। शिवम ने एकदम से कियारा को देखा और आहान ने पलटकर कियारा को देखा तो एक पल के लिए वह उसे देखता रह गया। इस पल कियारा ने बेहद खूबसूरत मिक्स कलर का लहंगा पहना हुआ था, माथे में उसने मांग टीका लगाया हुआ था और चेहरे पर हल्का मेकअप था। वह इस वक्त बेहद प्यारी नजर आ रही थी। एक पल के लिए आहवान के मुंह से एकदम से उसे देखकर निकल गया, वेरी ब्यूटीफुल। कियारा के गाल अपने आप शर्म से लाल हो गए। वही शिवम ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कियारा और आहवान को देखते हुए कहा, ओके लव बर्ड्स, तुम दोनों बातें करो, मैं चला। कहते हुए वह वहां से निकल गया। अब वहां पर कियारा और आहान ही थे। कियारा ने आहवान को देखा और फिर उसकी तरफ मुस्कुराकर बढ़ते हुए बोली, मिस्टर आहवान तो लीजिए, मैं आ गई अब आपके घर, अब तो आप अपने हाथों से मेरा व्रत खोलेंगे ना। कियारा ने कहा, जिस पर दूसरे ही लम्हे आहान ने हैरानी से उसे देखा और उसके करीब बढ़ते हुए धीरे से बड़बड़ाया, व्हाट डू यू मीन, तुमने व्रत रखा हुआ है, लेकिन क्यों? आखिर तुमने व्रत क्यों रखा है? तुम्हें मालूम है ना तुम्हारी कंडीशन। आहान की बात पर कियारा मुस्कुराते हुए थोड़ा सा और आगे बढ़ी और फिर उसने अपनी एक उंगली को आहान के लबों में रख बेहद धीमी मगर दिलकश आवाज में उसकी आंखों ने देखकर कहा, क्योंकि मुझे आपकी लंबी उम्र चाहिए। मैं चाहती हूँ जब मैं मर जाऊँ तो मेरी सारी की सारी उम्र आपको लग जाए, क्योंकि वैसे भी मेरी जिंदगी कुछ चंद महीने या 1-2 साल के लिए ही है। आहान के दिल में कियारा की बात सुनकर एक अजीब सी टीस उठी। उसने बेहद तकलीफ से कियारा को देखा, फिर उसके और करीब बढ़कर उसे हल्के से अपने गले लगाते हुए कहा, कियारा तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसके जवाब में कियारा ने दिलकश तरीके से अपनी पलकों को एक बार झपका दिया, जिस पर आहवान हौले से मुस्कुराया और फिर बोला, अच्छा लेकिन तुम मेरी लंबी उम्र क्यों चाहती हो? अब तक मैं 3 मर्तबा बता चुकी हूँ, आप कहेंगे तो चौथी बार भी बताने को तैयार हूँ, कियारा ने फिर से इस तरह दिलकश आवाज में कहा, जिस पर आहवान एक पल के लिए उसे देखता रह गया। और दूसरे ही पल उसने कहा, अच्छा अगर तुमने व्रत रखा है तो तुमने घर पर सबको कैसे हैंडल किया? आई मीन किसी को पता नहीं चला?
ये सुनते ही कियारा ने मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन ना में हिलाए और कहा, बिल्कुल नहीं, मैंने मॉम को कह दिया कि मैंने ब्रेकफास्ट भी किया है और डिनर भी किया है। कौन सा मॉम मुझे देखने आने वाली है तो बस में ये चीज़ छुपा ली, कियारा ने कहा, जिस पर अहान हल्का सा मुस्कुरा दिया। तभी कियारा ने आगे बढ़कर अहान के हाथ को पकड़ते हुए कहा, अच्छा चलो अंदर, दोनों परिवार वाले अंदर ही बैठे हैं। अहान ने भी उसे देखा और फिर दोनों अंदर आ गए। यूरोप। अहिरा इस पल अपने रूम के बालकनी में व्हीलचेयर पर बैठी थी। उसका चेहरा काफी मुरझाया हुआ नजर आ रहा था और उसकी नजरें एक तक आसमान पर थी। वह एक तक आसमान को देखते हुए कुछ सोच रही थी कि तभी पीछे से उसके कानों में किसी की आवाज पड़ी, अहिरा बेटा, अभी चांद निकलने में बहुत वक्त है, तब तक आप आराम कर लीजिए, कर जब निकलेगा तो मैं आपको बता दूंगी। अहिरा यह आवाज सुनकर अपने होश में वापस आई। फिर उसने पलट कर पीछे देखा जहां पर उसकी और वर्चस्व की मां शालिनी जी खड़ी थी। शालिनी जी को देखकर एक पल के लिए अहिरा मुस्कुराए और फिर बोली, मॉम मैं ठीक हूँ, आप रेस्ट कीजिए, आपने भी तो व्रत किया है ना। अहिरा की बात पर शालिनी जी आगे की तरफ बढ़ी और फिर प्यार से झुककर उसे गले लगाते हुए बोली, अहिर मेरी बच्ची, तुम्हें इतनी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। और क्या जरूरत थी आपको व्रत करने की, अभी आपकी शादी थोड़ी ना हुई है। ये सुन अहिरा वापस से मुस्कुराई, फिर बोली, लेकिन मॉम मैंने तो अहान को दिल से अपना पति मान लिया है ना, तो फिर मैं व्रत क्यों ना रखूं। ये सुन शालिनी जी अब सीधा खड़ी हुई और फिर प्यार से उसके गालों को थपथपाते हुए बोली, अहिरा मैं कहती हूँ कि राजपूताना खानदान को तुम अपने बारे में बताने दो। तुम क्यों आह्वान से नफरत पैदा कर रही हो। तुम्हें मालूम है ना, वह जब यूरोप आया था तो कितना टूटकर गया था। तुमने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया था। अहिरा तुम क्यों ऐसा कर रही हो। अगर तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम इसकी सजा खुद के साथ साथ आह्वान को भी क्यों दे रही हो। शालिनी जी की बात पर एक पल के लिए अहिरा उनका चेहरा देखती रही और दूसरे ही लम्हे उसकी आंखों के आगे कुछ तस्वीर नाचने लगे और उस तस्वीर को अपने दिमाग में फिट करते हुए उसने वापस से कहा, मोम मैं उसके लायक नहीं हूँ। अब मैं एक पैरालाइज लड़की हूँ जो शायद ही जिंदगी में कभी दोबारा से चल पाएगी। मेरे दोनों पैर खराब हो चुके हैं। डॉक्टर का कहना है कि मेरे पैर ठीक होने के चांसेस ऑन 2 से 3% है। और अब आप बताइए कि मैं इन 2 से 3% के ऊपर कैसे यहाँ के ऊपर अपनी सारी जिम्मेदारियां थोप दूँ। मैं इतनी भी खुदगर्ज नहीं हूँ। एक पल के लिए शालिनी जी अपनी उस बेटी का चेहरा देखकर रह गई। उसके चेहरे पर इस वक्त जो तकलीफ थी सिर्फ वह समझती थी। अहिरा कुछ महीनों पहले राजस्थान गई थी, लेकिन जब वह राजस्थान से वापस यूरोप आई तब कार एक्सीडेंट में उसके दोनों पैर पैरालाइज हो चुके थे। लेकिन इस बारे में राजपूताना खानदान में किसी को भी मालूम नहीं था। अहान और अहिरा के रिश्ते की बात शुरुआत से चलती आ रही थी और अब दादी सा और अहिरा की शादी करना चाहती थी। लेकिन जब भी वह शालिनी जी के सामने शादी की बात रखती, शालिनी जी कुछ न कुछ बहाना कर उस बात को टालती जा रही थी, क्योंकि अहिरा इस वक्त उस कंडीशन में नहीं थी और अहिरा बिल्कुल भी राजपूताना खानदान को अपने कंडीशन के बारे में नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी इस वक्त उसकी कंडीशन क्या है और वह किसी के सर का बोझ तो बिल्कुल नहीं बनना चाहती थी। और इस बीच उसे कियारा और आह्वान के बारे में पता चला था शिवम के द्वारा, जिस पर कहीं ना कहीं वह 2 कदम पीछे हटने के बजाय पूरे 4 कदम पीछे हट गई थी। वह आह्वान को कियारा के साथ खुश देखना चाहती थी और इसीलिए वह चुपचाप थी। उसने जितना हो सकता था उतना आह्वान के दिल में खुद के लिए नफरत पैदा की थी ताकि वह कियारा के साथ अपना लाइफ सेटल कर सके। लेकिन कहते हैं ना, हर दरिया का पानी मीठा नहीं होता और जो मीठा होता है वो जल्दी मिलता नहीं। और अहिरा की जिंदगी बिल्कुल उसी बिना मीठे दरिया की तरह थी, जहां रंग एक ही थे लेकिन पहलू हजार थे। वहीं दूसरी तरफ अश्विनी वर्चस्व इस पल किचन एरिया में खड़े थे। अश्विनी सर्वेंट को देखकर रोनीत जी और अमिताभ जी के लिए नाश्ता सर्व कर रही थी और वर्चस्व दीवार से टिकर लगातार अश्विनी को ही देख रहा था। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। आखिर में जब सर्वेंट किचन से चले गए तब अश्विनी वर्चस्व की तरफ पलटते हुए बोली, क्या बात है, आप मुझे इस तरह घूर घूर कर क्यों देख रहे हैं, कहीं आपका इरादा मुझे नजर लगाने का तो नहीं। कहते हुए उसने उसे देखा तो वर्चस्व ने आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए कहा, मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हारे भाई सा को आखिर कौन सी दवा खिलाऊं जो उसके अंदर थोड़ी सी अकल आ जाए। बेबी, तुम्हें नहीं लगता कि आज भाभी सा की जिंदगी का ये पहले व्रत थी और उसने अखंड के लिए व्रत नहीं रखा होगा। ये सुनते ही अश्विनी सोच में पड़ गई। उसने कुछ पल सोचा और फिर कहा, वर्चस्व जी, लगता तो मुझे भी यही है कि भाभी सा ने जरूर भाई सा के लिए व्रत रखा होगा, लेकिन अफसोस वह भाई सा के हाथों से व्रत नहीं खोल पाएंगी। ये सुन वर्चस्व मुस्कुराया और फिर उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, क्यों नहीं खोल पाएंगी, अगर हम चाहे तो खोल सकती हैं। अश्विनी ने नासमझी से वर्चस्व को देखा और फिर कहा,
आपके कहने का मतलब क्या है वर्चस्व जी? ये सुन वर्चस्व ने उसे देखा और फिर कहा और अश्विनी ने नासमझी से वर्चस्व को देखा। तब वर्चस्व ने एक बार फिर से मुस्कुरा कर कहा, अब तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, कैसे मैं उन दोनों को आज एक करता हूँ। अमीन भाभीसा का व्रत अखंड के हाथों से खुलवाता हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए तो मुझसे तुमसे कुछ चाहिए। जैसे ही अश्विनी ने ये सुना, दूसरे ही पल उसने अनजाने ने ही गर्दन हिलाते हुए कहा, क्या चाहिए आपको वर्चस्व जी? वर्चस्व आगे बढ़ा, फिर उसकी कमर को पकड़ अपने करीब खींचते हुए कहा, तुम आज रात मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कहते हुए उसने झुककर उसके होठों को अपने कब्जे में ले लिया और उसे किस करने लगा। दूसरे ही पल अश्विनी हैरान रह गई, लेकिन उसके दोनों हाथ वर्चस्व के कंधों तक आ गए थे और कहीं ना कहीं वो भी इस किस में बह गई थी। वो भी उसे किस कर रही थी। दोनों किचन में इस पल खुद में खोए हुए थे। वर्चस्व ने अश्विनी को पुश करके स्लैब से टिकाया और उसे हल्का सा पुश करके स्लैब में बैठा दिया, जिसके साथ ही वो एक बार और उसे किस करने लगा। अश्विनी को जब सांस आने में तकलीफ हुई तब उसने वर्चस्व को खुद से दूर करते हुए गहरी सांसें के साथ कहा, वर्चस्व जी बस हो क्या गया है आपको? वर्चस्व ने अश्विनी के माथे से अपने माथे को टिकाया, फिर गहरी सांसें भरते हुए कहा, आई लव यू बेबी, और मैं बहुत खुश हूँ जो तुम अपन ट्रॉमा से बाहर आ गई। अश्विनी एक पल के लिए उसकी बात सुनती रही और फिर उसने कहा, वर्चस्व जी जो कुछ भी हो, मैं हमारे उस बच्चे को कभी नहीं भूल सकती। आखिर वो हमारे एक होने की वजह बना है, और अगर उस दिन मेरा मिसकैरेज नहीं हुआ होता तो आज तक मैं 6 मंथ्स प्रेग्नेंट होती। कहते हुए उसके चेहरे पर उदासी थी, जिसे भांपते हुए वर्चस्व ने उसके गालों को बारी बारी से चूमा, फिर कहा, तुम पूरी तरह से रिकवर अप कर चुकी हो, इसलिए हम इस बार अच्छे से प्लानिंग के साथ हमारा बच्चा प्लान करेंगे। ये सुनते ही अश्विनी आगे बढ़कर वर्चस्व के गले लग गई, फिर बोली, आई लव यू वर्चस्व जी। तभी किचन के दरवाजे से किसी के खांसने की आवाज दोनों के कानों में पड़ी। इसके साथ ही दोनों ने सामने देखा और दोनों का चेहरा शर्म से लाल हो गया। अश्विनी का दिल चाहा कि वो अभी यही जमीन में लिप्त हो जाए। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।